प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन लेकर आए हैं आपके लिए और इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। ज़्यादातर ये किसी न किसी सत्र में पूछे गए हैं आपकी परीक्षा के अंदर और इस वर्ष 2023 की परीक्षा में इनके आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये क्वेश्चन एक बार संपूर्ण वीडियो चला करके और सारे क्वेश्चनों को एक बार समझ लेंगे ध्यान से और फिर इसके बाद जो है कुछ इसके बड़े क्वेश्चन है, विस्तृत उत्तरीय है, उनके प्रश्नों को ही हमने आप तक पहुंचाने का काम किया है। छोटे क्वेश्चन है जो अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम उत्तर के सहित लाए हैं और बड़े प्रश्न जितने भी हैं ये सारे आपके पास नोट्स में सुरक्षित है। क्योंकि रिवीजन का वक्त है तो ये पूरा का पूरा पढ़ाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन इनके प्रश्नों को आप तक पहुंचाया गया है और उन प्रश्नों को आपको याद करना है। छोटे क्वेश्चन के पॉइंट यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद। चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है। यहां पर आता है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जो एंजाइम परिवर्तित करता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है जाइमेज। आप लोग याद रखेंगे ईस्ट कोशिका से 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक इन्वर्टेज और एक जाइमेज। तो यहाँ पर ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने की क्षमता जाइमेज में होती है। दूसरा क्वेश्चन है, इनुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। एनुलिन का जब जल अपघटन होता है तो क्या प्राप्त होता है। याद रखेंगे फ्रैक्टोज इनुलिन के जल अपघटन से फ्रैक्टोज प्राप्त होता है, इस बात को कतई याद रखना है। और इसी फ्रैक्टोज पर आधारित एक क्वेश्चन आता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। फिर देखते हैं, दूध में शर्करा कौन होती है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। प्यारे बच्चों सभी को याद रखना है लैक्टोज। लैक्टोज जो है दूध में शर्करा उपस्थित होती है। आरएनए में उपस्थित क्षारक हैं, आरएनए में कौन से क्षारक उपस्थित होते हैं। बेटे 4 क्षारक उपस्थित होते हैं आरएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ पर 4 जो है क्षारक उपस्थित होते हैं आरएनए में। ये बात आपको कतई ध्यान में रखनी है। क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। फिर क्या है, डीएनए में कौन क्षारक अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, तो यूरेसिल। याद रखना यूरेसिल क्षारक डीएनए में नहीं होता है, तो यूरेसिल की जगह पर कौन सा होगा, थायमीन होता है। ये बात याद रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन अगला, सुक्रोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है। सुक्रोज का जब पूर्ण जल अपघटन होता है तो क्या प्राप्त होता है। याद रखना है कतई और कतई
डी ग्लूकोज प्राप्त होता है, इससे डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो इस बात को याद रखेंगे, डी ग्लूकोज नहीं होगा तो प्लस ग्लूकोज दिया होगा, तो आपको ये भी याद रखना है। तो जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है पूर्ण रूप से तो डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। आ जाते हैं, ग्लूकोज के एल्डिहाइड्रिक समूह की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब ये कह रहा है कि एल्डिहाइड्रिक समूह अगर ग्लूकोज में है तो इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चे देखना है, इसका परीक्षण हम टालन अभिकर्मक से करते हैं। बात समझ में आई? इसका परीक्षण हम कैसे करते हैं? एल्डिहाइडिक ग्रुप का टालन अभिकर्मक से। आगे प्रश्न में हम बताएंगे कि किस प्रकार से किया जाता है, और भी आपको हम बताएंगे कि टालन अभिकर्मक क्या होता है। आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड का परीक्षण अगर ग्लूकोज के अंदर करना है तो हमको याद रखना है हम टालन अभिकर्मक से ग्लूकोज की क्रिया कराएंगे। आते हैं, मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड क्या है? फ्रैक्टोज भी मोनोसैकेराइड है और ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है। यहां पर दोनों बातें याद रखेंगे। डाइसैकेराइड का सूत्र व नाम लिखो। डाइसैकेराइड कौन है? सबसे सस्ती बता रहे हैं, जो है ऐसी सैकेराइड जिनका जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं डाइसैकेराइड कहते हैं। मतलब जिनके दो जल अपघटन से दो मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। तो सुक्रोज और सूत्र क्या हो जाएगा? C12H22O11। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। आते हैं बेटे, अगली बात कर लेते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल के दो कार्य बताओ। न्यूक्लिक अम्ल होते कौन से हैं? न्यूक्लिक अम्ल जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उनको हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो वैसे तो न्यूक्लिक अम्ल का कार्य क्या है? एक तो है प्रोटीन संश्लेषण करना और दूसरा कार्य क्या है? दूसरा है आनुवांशिक कोड का निर्धारण करना। यहां पर न्यूक्लिक अम्ल RNA व DNA हैं। बात समझ में आई? RNA व DNA है। तो इसका क्या कार्य है? ये सूचनाओं को वंशागति करने का काम करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को क्या करते हैं? उनका निगमन करने का काम करते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। बहुत ढेर सारे न्यूक्लिक एसिड के काम हैं। तो कोई दो कार्य आपको लिख देने होते हैं। मॉलिस परीक्षण क्या है बेटा? कतई बहुत तगड़ा प्रश्न है और कतई परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है। मॉलिस परीक्षण क्या है? तो हम लिखेंगे कैसे, बताओ भाई। एक परखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेते हैं। बेटे हम क्या करते हैं? एक परख नली लेते हैं और इस परख नली एक हम परख नली ले लेते हैं और यहां पर हम कुछ तुमको बढ़िया बात बता दें। यहां पर ये कुछ परख नली एक हमने लिए, ऐसे मैंने कुछ एक दीवार खड़ी कर दी। यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, इस दीवार पर अपने परख नली रख लो। ऐसे एक परख नली लेते हैं और परख नली में क्या करते हैं? ग्लूकोज का जलीय विलयन लेते हैं। इसके अंदर हमने भर लिया क्या? ग्लूकोज का जलीय विलयन, मॉलिस परीक्षण। इसमें ग्लूकोज का जलीय विलयन भरते हैं
और इसमें 2 ml अल्फा नैप्थेलान, ध्यान रखना है, प्लस इसमें ऐड कर देते हैं 2 ml अल्फा नैप्थेलान, इसमें और मिला देते हैं 2 ml अल्फा नैप्थेलान और मिला देते हैं। अब अच्छा, जो रहेगा कैसा, ये अल्कोहलिक रहता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। फिर क्या करते हैं, फिर इसका अवक्षेप बन जाता है। जब हम ग्लूकोज के जलीय विलयन में क्या 2 ml अल्फा नैप्थेलान मिलाते हैं तो इसका अवक्षेप बनता है। अब इस अवक्षेप के अंदर हम धीरे धीरे यहां से क्या डालते हैं बेटे, H2SO4, यहां पर H2SO4 डालते हैं। और जब H2SO4 डालते हैं तो दोनों द्रवों के बीच, भाई यहां पर आ गया H2SO4 आ गया, ऊपर से गिरा नीचे से तक आ गया। अब H2SO4 के बीच एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, एक वलय बन जाता है, और वलय का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है, और इसी को हम मॉलिस परीक्षण कहते हैं। वास्तव में ये कार्बोहाइड्रेट का अच्छा टेस्ट है, सभी कार्बोहाइड्रेटों का ये टेस्ट है। फिर से एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले हम ग्लूकोज का एक जलीय विलयन लेंगे और फिर उस जलीय विलयन में हमको क्या करना है, एल्कोहलिक 2 ml क्या मिलाना है भाई, अल्फा नैप्थेलान, भाई उसको मिला देंगे, एक अवक्षेप बनेगा। उस अवक्षेप के अंदर हमको क्या डालना है, धीरे धीरे H2SO4 डालना है, वो भी सांद्र। और जब H2SO4 हम डालेंगे इसमें तो हमको क्या प्राप्त होगा कि नीचे वाला अवक्षेप और ऊपर वाला अवक्षेप, मतलब ऊपर वाला H2SO4, उसके दोनों हिलाने के बाद जब स्थिर करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें एक वलय बन जाएगी, एक रिंग बन जाएगी, परत नली में आपको दिखाई पड़ेगी। और जब वो रिंग बन जाएगी तो उस रिंग का कलर हो जाएगा बैंगनी रंग का, तो हम उसको क्या कह लेंगे, यही तो जो है ग्लूकोज की उपस्थिति का परीक्षण दिखाता है, मतलब जो है इसी को हम मॉलिस परीक्षण कहते हैं। आपको कतई ध्यान में रखनी है बात। सिद्ध करो कि, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिद्ध करो कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। बेटा एक ऐसे ही क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने पढ़ रखा था, ग्लूकोज के एल्डिहाइडिक समूह की उपस्थिति दर्शाता है, तो हमने उत्तर उसका दिया था टॉलेन अभिकर्मक। अब टॉलेन अभिकर्मक को लिया जाता है तो ग्लूकोज यहां पर लिख लिया, ये सूत्र ग्लूकोज का हो गया, देखिए C6H12 और O6 यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा तोड़कर हमने लिखा इसलिए आपको सुविधा हो। तो ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया तुम्हारा। अब इसकी अभिक्रिया जब टॉलेन अभिकर्मक के साथ कराई जाएगी तो टॉलेन अभिकर्मक का ऑक्सीजन एल्डिहाइड समूह से अभिकृत हो जाएगा और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर CH2OH ये, और प्लस इधर रजत दर्पण प्राप्त होगा। बात समझ में आई? आपकी ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भाई हमको। आ गई? टॉलेन अभिकर्मक से तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल। तो कौन सी क्रिया होगी, क्रिया जब होगी तो इससे बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा भैया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है,
ये पूछ लेता है कई बार आपसे कि ग्लूकोज में CHO समूह का उपस्थित होना कैसे सिद्ध करोगे, या पूछ लेता है कब ये अभिक्रिया क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया टालेन अभिकर्मक से कराई जाती है। यहां पर एक चीज और आपको समझनी है, हेलिक सोल्यूशन के साथ इसकी रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको कतई देख लेंगे एक बार कि ग्लूकोज की क्रिया जब फेलिक सोल्यूशन से कराई जाती है, ग्लूकोज की अभिक्रिया जब फेलिक सोल्यूशन से कराई जाती है तो उस समय क्या बनता है। मुझे लग रहा है यह भी रिएक्शन जो है महत्वपूर्ण, तो इसी में हम समझा देते हैं। ऐसा है जहां पर आपने टालेन अभिकर्मक लिख रखा है, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो इसी जगह इस अभिक्रिया को भी समझा दिया जाए और आपका काम बहुत सस्ते से निपट जाएगा। यहां पर देखते हैं 2CuO, ये हो गया तुम्हारा फेलिक सोल्यूशन, और सेम रिएक्शन अब बेटे हो जानी है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये मिल जाएगा इसको, तो ये बना लेगा ग्लूकोनिक अम्ल, और इसके साथ ये रजत दर्पण की जगह पर Cu2O बन जाएगा, और Cu2 का जो अवक्षेप होगा वो लाल होगा। और जब ये हो जाएगी अभिक्रिया तुम्हारी, मतलब दोनों अभिक्रिया हमने आपको सिखा दी है। ये फेलिक सोल्यूशन के साथ अभिक्रिया है और इसके पहले अभिक्रिया टालेन अभिकर्मक के साथ थी, तो दोनों अभिक्रिया आपको कतई किसी भी एंगल से कंप्लीट रखना है हर समय। और जो ऊपर छोटे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार, क्योंकि कोई बहुत कठिन नहीं है। जनरल ज्यादातर क्वेश्चन आते ही हैं आपको, और एक आध क्वेश्चन अगर जो नहीं आता है, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ रखा है बिल्कुल पहले से ही, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कतई परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग फिर से देखते हैं आगे के तो अगली बात करते हैं। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन आ गया था कि टालेन अभिकर्मक वास्तव में होता क्या है, तो उसके लिए भी हमने जो है ये आपके लिए ये क्वेश्चन ला दिया है कि टालेन अभिकर्मक क्या होता है। असलियत में सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के 10% जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का 10% जलीय विलयन बनाया गया, और फिर उसमें NaOH का सॉल्यूशन डाल दिया गया, और तत्पश्चात कुछ मात्रा में NH4OH का विलयन डाला गया, तो उससे जो प्राप्त होता है इसको हम टालेन अभिकर्मक कहते हैं। मतलब टालेन अभिकर्मक में 3 चीजें मौजूद होंगी, एक तो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन रहेगा वो भी 10%, और उसमें उपस्थित होगा NaOH और उपस्थित होगा NH4OH। तो इस प्रकार से टालेन अभिकर्मक भी तुम्हारी समझ में आ गया क्या होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन आते हैं कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति कैसे ज्ञात करोगे। बेटा काफी बार परीक्षा के अंदर यह प्रश्न आया है, बड़ा ही स्टार क्वेश्चन है, काफी बार ये बात आई है परीक्षा में। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति का पता लगाना। देखते हैं ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। बेटे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कार्बोनिल समूह एक निकाल लिया, एक C और एक OH बाहर देखो हमने निकाल लिया, ठीक। और क्या बचा, C5H12 और O5 बचा। अब देखते हैं इसकी क्रिया हमने क्या करा दी,
HCl से क्रिया करा दी इसकी, तो होगा ये डबल बॉन्ड भाई टूट जाएगा और ये बना लेगा, ये H ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और यहाँ पर Cl अगले Cl जो था ये अगली बार बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन का बनना, ये क्या चीज भाई लिखी है, ये लिखा है साइनोहाइड्रिन। अब मैकेनिज्म तो नहीं सिखाएंगे भाई इस समय तो आपको ध्यान में रखनी है बातें, उतनी ही सीखेंगे क्योंकि 10 दिन परीक्षा के बचे हैं बस, और ये सारी चीजें हम बता चुके हैं आपको, बहुत अच्छे से बता चुके हैं। तो क्या है, जब साइनोहाइड्रिन बनता है तो साइनोहाइड्रिन का बनना ही क्या कहलाता है भैया, कार्बोनिल की उपस्थिति का ज्ञान कराता है। आप ऐसे इसका उत्तर दे देंगे। अब आते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन आता है परीक्षा के अंदर, बड़े ही थ्योरेटिकल टाइप के प्रश्न इसमें रहते हैं। जैव वर्ग क्या है, प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व है, सभी बच्चे जानते हैं, ऐसे कोई बच्चा नहीं है जो इसको जानता नहीं हो कि प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व है या हमारे शरीर में क्या महत्व है। बताओ भाई, ऐसा भी कोई बच्चा होगा जो इस प्रश्न को नहीं जानता होगा, बोल दो भाई। प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व है। भाई सब लोग जानते हैं कि प्रोटीन कैसे बनती है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इसके मुख्य अवयव होते हैं और ये जो है एमिनो एसिड से बनती है। भाई इसका एकलक जो है एमिनो एसिड होता है और इसका कार्य क्या होता है, शरीर की वृद्धि को करना या शरीर में की टूट फूट की मरम्मत करना। शरीर में जो सेल्स टूट जाती है, जो चीजें टूट जाती है शरीर में, जो टिश्यूज टूट जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इनकी मरम्मत करना और शरीर की वृद्धि करना, ये प्रोटीन का काम होता है। तो ये भाई लिखा है आपके पास, तो आप इसको वहां से पूरी तरीके से पढ़ लेंगे कायदे से। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन से इनका क्या संबंध है। अब भाई बताओ, अभी तो हमने यार तुमको बताया ये बात, कौन सी बात बताई कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के ऐसे व्युत्पन्न जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के एल्किल समूह के हाइड्रोजन परमाणु के अनुरूप एमिनो समूह द्वारा विस्थापित करके प्राप्त किए जाते हैं, अमीनो एसिड कहलाते हैं। सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि अमीनो एसिड क्या होते हैं और ये बात तुमको कतई काफी बार बताई गई है। ये बात आप लोग सीख चुके हैं कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। क्या होते हैं अमीनो एसिड, ये मैंने बताया। अब प्रोटीन से इसका क्या संबंध है, प्रोटीन से भाई अमीनो एसिड से तो ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये बात पूरी तरीके से आप लिख चुके हैं और पूरी तरीके से समझ चुके हैं। बस आपको एक बार इसके उत्तर को अपनी कॉपी से पढ़ लेना होगा और अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी से इसके उत्तर पा जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना है, एक एक प्रश्न यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब एक एक प्रश्न यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है तो कतई हमको पढ़ ही लेना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सभी बच्चे इस बात को समझे। जितने पीछे मैंने बताए हैं प्रश्न उनको अभी रट लेना है, इनको वीडियो के बाद रट लेना है आपको। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एमिनो एसिड क्या होंगे,
चलो यार हम बता ही देते हैं इसको। जैसे CH3COOH कार्बोक्सिलिक जो है कोई यौगिक लिया गया और इससे माइनस कर दिया गया एक H रिप्लेस हो गया, इससे चला गया और इसमें जुड़ जाता है एक एमीन समूह। बात समझ में आई? तो अगर ऐसी स्थिति आती है, एक H हुआ, यहां से CH3 से एक H चला गया और एक H चले जाने के बाद बनेगा क्या? एमीन समूह इसमें जुड़ जाएगा तो बन जाता है एमिनो एसिड। देख लेते हैं इस बात को। यहां पर फिर क्या होगा? यहां पर NH2 जुड़ जाएगा, जो इधर लिख देना मुझे चाहिए था, कोई बात नहीं। CH2 यहां बचा और यहां बचा COOH। ये तुम्हारा बन गया एमिनो एसिड। तो हम भाई इसकी परिभाषा दूसरे तरीके से भी तो दे सकते हैं, बताओ भाई। और कह सकते हैं कि नहीं? तो कह सकते हैं इस बात को। कैसे कह सकते हैं? वह यौगिक जिसमें कम से कम एक एमीन समूह, ये बात ध्यान में रखना, जिसमें कम से कम एक एमीन ग्रुप और कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों पाए जाते हों, ऐसी चीजों को क्या कह लेंगे हम? एमिनो एसिड कह लेंगे। तो ना कहते कहते ये बात तो पूरी हो गई धीरे धीरे कि एमिनो एसिड क्या होते हैं। अब प्रोटीन के भी संबंध तो मैंने आपको बता दिया, इसको कतई देख लेंगे। और फिर देखते हैं, परिभाषा दीजिए। पेप्टाइड बांड किसे कहते हैं? पूरी तरीके से आपको इसे पढ़ लेना है कतई। प्राथमिक संरचना ये भैया किसकी है? प्रोटीन की है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना आपको कतई पढ़ लेना है किसी भी एंगल से, छोड़ना नहीं है कतई परीक्षा की दृष्टि से इस बात को। और प्रोटीन का विकृतीकरण ये भी आपको पढ़ना है। ये प्रोटीन का विकृतीकरण है। एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे अंडे को बॉयल कर दिया तो उसकी प्रोटीन में विकृत उत्पन्न हो जाती है कि नहीं? तो अब फिर से प्रोटीन की ही द्वितीयक संरचना यहाँ पर आपको पढ़ लेना है कतई। जो है 3-4 परिभाषाएं आपको कतई रट के जाना है परीक्षा में। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण भैया काफी बार पूछ लिया गया, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो आपको इस बात को भी पढ़ के जाना है कतई। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इतना समय तो नहीं रहेगा वीडियो में कि एक एक फिर से बताएं। तो क्वेश्चन आप तक मैं पहुंचा रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो आपने तो पढ़ा है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, है कि नहीं? ओलिगोसैकेराइड, इसे तो पढ़ा था सारी चीजें। वही तो आपको यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से लिख देना है। अब हम आते हैं ग्लूकोज की संरचना। भैया तुमको सरल संरचना है और सारे प्रकार की संरचनाएं मैंने आपको सिखाई है। ग्लूकोज की संरचनाएं आपको सिखा दी है और वो सारी संरचनाएं आपको कतई पढ़ लेना है। तो ग्लूकोज की संरचना आपको कतई पढ़ के जाना है। ग्लूकोज को बनाने की विधियां भी आपको पूर्णतः पढ़ना है इस लेसन के अंदर। और ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति कतई बहुत इंपॉर्टेंट है। OH समूह की उपस्थिति काहे पता लगाएंगे? PCl5 से इसकी क्रिया कराएंगे ग्लूकोज की। तो जब PCl5 से क्रिया कराएंगे तो OH के स्थान पर सब क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है। रिएक्शन आपके पास मौजूद है भाई कॉपी में, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे।
ब्रोमीन जल की अभिक्रिया कराएंगे, ब्रोमीन जल की, ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करानी है आपको। तो यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। आप जब इस पे ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करा लेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। और इधर NH2OH की अभिक्रिया, ये पढ़ाते वक्त मैंने आपको बता दिया था, बहुत ही बहुमूल्य अभिक्रियाएं हैं। तो आपको ये बात पढ़ के बिल्कुल जाननी है। बड़े क्वेश्चन है, ये चीजें ही बता पाएंगे इस समय। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं और DNA की संरचना बताइए। भाई DNA की संरचना जो है ये वाटसन व क्रिक वाली आप पढ़ के जाएंगे। DNA की डबल हेलिक्स की संरचना जो पढ़ेंगे तो वाटसन और क्रिक वाली वो पढ़ के जाएंगे पूरी तरीके से। अक्षांश वगैरह उसमें ठीक से बना लेंगे कायदे से। और फिर जो है इस प्रकार से इसको हम पढ़ के जाएंगे पूरी तरीके से। अब अंतर बताओ, ग्लूकोज और सुक्रोज में क्या अंतर है और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में क्या अंतर है, दोनों में अंतर पढ़ेंगे। इस प्रकार से अगर आप इतनी चीज इसमें से तैयार कर लेते हैं तो मुझे आशा है कि परीक्षा में इससे हटकर और क्वेश्चन आएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने बोल दिया बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे तो आप भाई इसके बाद नमस्ते कर लिया अपने जो है सिलेबस से, ऐसा है नहीं। कुछ मुख्यतः क्वेश्चन जो आते ही हैं परीक्षा में और जो है अच्छे क्वेश्चन है उनको ही यहाँ पर हमने लिखा है। आप पूर्णतः तैयारी करेंगे। बस ये जो टॉपिक आपको मैंने आज पढ़ाया है इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। एक बार आधा घंटा का समय निकाल कर इसका केवल रिवीजन आपको करना है प्यारे बच्चे। और मुझे लग रहा है आप ये मेरी बात जरूर मानोगे। धन्यवाद।